तो हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लोगों को देखना है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है कि दो वेव्स आ रही है किसी भी एक पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे आने के बाद वो आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे, इसको हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। तो उनके इंटरेक्शन का तरीका क्या है कि उनका जो एम्पलीट्यूड है उस पॉइंट से, y क्या दिखाता है, एम्पलीट्यूड को दिखाता है। ये तो हम लोग बहुत जमाने से पढ़ रहे हैं ना। कोई वेव की इक्वेशन लिखिए, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस kx, ये वेव की इक्वेशन हो गई। हम किसी एक टाइम पर कहीं पे की बात कर रहे हैं, मान लीजिए इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। आई बात समझ में? यहां मान लीजिए लाइट यहां से चली, ये सोर्स 1 है, यहां से लाइट चली ऐसे 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 ऐसे, ये यहां पहुंची, ठीक है। एक सोर्स 2 है यहां पर, यहां से लाइट चली, तो इस वाले पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मान लीजिए पॉइंट P हो गया। तो अब ये जब पॉइंट P की मैं बात करूंगा तो इसकी पोजीशन फिक्स कर दी मैंने, क्योंकि मुझे यहां पर क्या देखना है, यहां पर पॉइंट P की क्या मूवमेंट हो रही है। पॉइंट P पे यूं समझिए जो पार्टिकल है वो कैसे मूव कर रहा है। अब मैं वेव को नहीं देख रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं, इस पॉइंट P पे दिमाग लगा रहा हूं। पॉइंट P पे जो पार्टिकल है, जब वो ऐसे चलेगी वेव तो कभी ये ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा। सब हम लोग पढ़ चुके हैं, मैग्नेट उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में देख चुके हैं। यहां से जब वेव आ रही है तो ये भी इसको ऊपर ले जाएगी, नीचे ले जाएगी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको और बनाते हैं अलग। कैसे बनाए? ये अब देखिए क्या हो रहा है, थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा। ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे ये वेव पहुंच रही, तो ऊपर वाली जो वेव है वो इस पार्टिकल को क्या कर रही है, नीचे ले जा रही है। ये नीचे चलो। और ये जो वेव S2 से आ रही है, ये क्या कह रही है, इसको ऊपर ले जाना चाह रही है। तो क्या होगा, एक फोर्स ऊपर से लग रहा है, एक नीचे से लग रहा है, तो फोर्स को क्या करते हैं, वेक्टर फॉर्म में ऐड कर देते हैं। तो यही एम्पलीट्यूड होगा, ये ले जाना चाह रहा है ऊपर, ये वाली फोर्स जो है ये इसको ले जानी चाह रही है नीचे, ये नीचे ले जाना चाह रही है, ये जो है ये ले जाना चाह रही है ऊपर। ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं, येलो वाली नीचे ले जाना चाह रही है और रेड वाली ऊपर ले जाना चाह रही है।
तो कहां पर होगी इसकी पोजीशन पार्टिकल की? इन दोनों के जो y वाला जो एम्पलीट्यूड है उसको वेक्टर फॉर्म में हम ऐड कर देंगे तो इसकी एग्जैक्ट पोजीशन आ जाएगी, ये कहां पर होगी। ठीक है ना। बस अगर यही दोनों एक ही साथ होती, मान लो ये भी ऊपर ले जा रही है ये भी ऊपर ले जा रही होती, तो दोनों एक दूसरे में प्लस हो गए होते हैं। अब अगर ये नीचे ले जा रही है ये ऊपर ले जा रही है तो दोनों एक दूसरे में माइनस हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? अब प्लस माइनस का साइन हमने खत्म करके क्या कह दिया, वेक्टर फॉर्म में ऐड होना। तो वेक्टर फॉर्म डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, वहां पे आपको जरूरत नहीं प्लस माइनस कहने की, वहां पे तो खुद भी पता चल जाएगा ये वेक्टर डायरेक्शन नीचे है ये वेक्टर डायरेक्शन ऊपर है, तो वो सब्ट्रैक्ट होना ही होना है। क्लियर होगी बात? तो दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कह लीजिए, या किसी भी चीज का सुपरपोजिशन वो इस तरीके से। अच्छा, ये भी पूछ सकता है कि क्या ये जो वेव है S1 से जो आ रही है उसका इंडिविजुअली इस पे क्या फर्क पड़ेगा? तो उसका इंडिविजुअली y1 ही जो है वो इसको मूव कराएगी। इसका जो मोशन होगा यानी पार्टिकल का y डायरेक्शन में, x डायरेक्शन ये हो गया, y डायरेक्शन ये हो गया, तो y डायरेक्शन के मोशन की ये इक्वेशन बात कर रही है। ठीक है ना। यहाँ पे y जो है क्या है, y डायरेक्शन में जो कोई पार्टिकल है, y किसको बता रहा है फिर से, जो किसी पॉइंट पे एक पार्टिकल है वो कैसे मूव कर रहा है उसको y बता रहा है। x क्या बता रहा है, x ये बता रहा है कि वेव कहां जा रही है, कितनी दूर जा रही है। ठीक है। हाँ, तो इस बात को क्लियर रखना है दिमाग में। तो ये y इस सोर्स 1 से आने वाली वेव की वजह से y क्या होगा, y हमेशा वही होगा, y1 होगा, क्योंकि सोर्स 1 से आ रहा है। भाई ये जहां ले जाना चाह रही थी, मान नीचे ले जाना चाह रही थी, तो ये यहीं पे रहेगा। ठीक है ना। अगर ये ना हो तो ये यहां पर हो जाएगा पार्टिकल, और S2 की वजह से जो वेव आ रही है वो उस पार्टिकल को कहां ले जाएगा, वो y2 पे ही ले जाएगा। अगर ये वाली वेव ना हो तो पार्टिकल यहां होगा। लेकिन दोनों जब एक साथ आ गई तब कहां होगा, तो भैया दोनों को ऐड कर दो वेक्टर फॉर्म में। आ रही है बात? इंडिविजुअल होगी तो इंडिविजुअल y1 ऊपर वाले की वजह से मूव कर जाएगा, ये अपनी जगह से यहां पर आ जाएगा, और इस ये नहीं होगी ये होगी तो इसकी वजह से यहां आएगा। लेकिन अब दोनों एक साथ पहुंच गई तो दोनों को ऐड कर दो वेक्टर फॉर्म में। ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो इसको चाहे तो लिख लीजिए, एट एनी पॉइंट एडिशन ऑफ एम्पलीट्यूड at any point addition, vector addition of amplitudes of different waves coming at that point gives rise to नेट एम्पलीट्यूड। जो नेट एम्पलीट्यूड है वो हमको मिल जाएगा। क्लियर होगी बात? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो पूछिए, वरना आगे जा रहे हैं। चलिए, अभी मैंने 2 वेव दिखाई हैं, अगर 2 से ज्यादा वेव होंगी तो हम 2 से ज्यादा वेव का ऐड कर देंगे। भाई तीसरी वेव आई तो वो भी या ऊपर ले जा रही होगी या नीचे ले जा रही होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y3 और ऐड हो जाएगा, और होंगी तो वो भी ऐड होती चली जाएंगी। बस ठीक है ना। जितनी वेव आ रही होगी उतनी ऐड होती चली जाएंगी। और ऐड कैसे करेंगे, जैसे वेक्टर्स को ऐड करते हैं उस तरीके से ऐड करेंगे। ठीक है। चलिए, ये हमने लिखवा भी दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। गुड। सबसे पहले ये जो हमने इक्वेशन ऑफ वेव लिखी है
इसके बारे में बताइए, ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर होती है? 2 पाई इंटू एफ, फ्रीक्वेंसी। ठीक है। के क्या होता है? वेव नंबर। क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई बाय लैम्डा। अभी बहुत याद करने की जरूरत है? ठीक है। चलिए, तो ये मुझे बताइए, इस वेव से चली y1 a1, इस सोर्स से y1 a1 हो गई, और ये वाला डिस्टेंस मैंने मान लिया x1। क्या मान लिया? x1। यहां से यहां था, इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या मान लिया? x1। ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक का क्या है? x1। तो इसे x1 कर दिए। ठीक है। इस वाले को करिए। इसके लिए पहले तो इक्वेशन लिखिए, क्या हो जाएगा बोलो? y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा t प्लस के x2, क्योंकि ये डिस्टेंस अलग है तो इसलिए x2 हो गया। इसके लिए ये इक्वेशन हो गई। ठीक है ना? जरा वेव मेरी टेढ़ी मेढ़ी बन गई है, आप चाहे तो अच्छी भी बना सकते हैं। इसको मिटा के बना दें, तो ज्यादा ही टेढ़ी मेढ़ी है। रिकॉर्डिंग हो रही है तो चलिए, ठीक है। अभी भी जैसी बननी चाहिए वैसी नहीं बनी है, बट ये हो गए। अब देखिए, दोनों में ओमेगा सेम है। अच्छा, ये kx2 हो गया, इसको पहले लिख दो, ये ब्रैकेट क्लोज, kx2 हो गया। ठीक है। दोनों में ओमेगा सेम है, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी सेम हो गई दोनों की। और k सेम है, तो इसका मतलब वेवलेंथ सेम हो गई दोनों की। हैं? और क्या सेम हो सकता है? और वेव के साथ क्या एसोसिएटेड चीज होती है? एम्पलीट्यूड तो डिफरेंट है, a1 a2। वेलोसिटी ये भी सेम होगी। बताओ क्यों होगी सेम? सेम मीडियम पे डिपेंड करती है स्पीड, और मीडियम सेम है तो इसलिए वो भी सेम हो गई। ठीक है। तो क्या चीज चेंज हो रही है? सिर्फ डिस्प्लेसमेंट जो x डायरेक्शन में है, यानी वेव का प्रोपेगेशन, वो चेंज हो रहा है। ठीक है। और इसके लिए एक बात बता दूं कि जिन वेव्स की एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है, उन वेव्स को हम लोग कोहेरेंट वेव्स कहते हैं। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोहेरेंट सोर्स क्या होता है यही समझ में नहीं आता, 12th पास हो जाती है।
जिन वेव्स की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सेम होती है वो, या यूं ऐसे लिखिए, जो सोर्स सेम एंगुलर वेलोसिटी की वेव्स प्रोड्यूस करते हैं वो सोर्स कोहेरेंट सोर्स कहलाते हैं। जो सोर्स सेम एंगुलर वेलोसिटी की वेव्स प्रोड्यूस करते हैं उनको कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। कोहेरेंट सोर्स आर those source which produce waves of same omega। ठीक है, अभी और भी आगे डिस्कस करेंगे इसको। चलिए, तो मैं इसके लिए आपसे कहूं कि इन दोनों वेव का जरा सा नेट एम्पलीट्यूड बताइए, तो क्या करेंगे, बता देंगे? नहीं बता पाएंगे? हैं भाई, कुछ भी नहीं करना है, सीधे सीधे ऐड कर दिए बस, नेट एम्पलीट्यूड हो गया। तो वाई नेट क्या हो जाएगा? वाई नेट इज इक्वल टू y1 प्लस y2, तो ऐड करिए, a1 साइन ओमेगा t प्लस के x1 प्लस a2 साइन ओमेगा t प्लस के x2। हो गया नेट, ठीक है। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ SHM। ऑफ SHM। SHM क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। कौन करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन? यहाँ पे कौन कर रहा है? यहाँ पे वेव, मतलब वो पार्टिकल। ये जो पार्टिकल पी पे है ये कर रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। ठीक है, वेव नहीं कर रही है, इसको दिमाग में रख लेना। हाँ, ये पार्टिकल कर रहा है, उस पार्टिकल के लिए मैंने ये वेव लिखी, ये इक्वेशन लिखी है, इसीलिए इसका नाम SHM है। ठीक है, क्योंकि इस पार्टिकल का जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। जैसे पेंडुलम पहले मैक्सिमम इधर जाता है फिर उधर जाता है, वैसे ये पार्टिकल पहले मैक्सिमम ऊपर, फिर रेस्ट पे आया, फिर नीचे आ गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। गुड, काफी समझदार हैं आप लोग। अच्छा, ये बात तो हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इसको बताने की जरूरत है कि ये क्या कहलाता है? फेज। ठीक है ना, ये जो ब्रैकेट में होता है एंगल के सामने, ये फेज होता है। तो अच्छा, ये बताइए कि इनका फेज सेम है या अलग अलग है? अलग है। तुम बताओ हरी। x1 और x2 अलग है। ठीक है ना भाई, ये वाला पार्ट तो सेम है, ए भी सेम है, लेकिन x1 x2 तो बदल गया, तो इसका मतलब इनका सेम फेज दोनों वेव का नहीं है। ठीक है, बावजूद इसके कि दोनों का जो सोर्स है वो कैसा है? कोहेरेंट है। ठीक है, कोहेरेंट सोर्स है, लेकिन अभी कोहेरेंट सोर्स कैसे बनाते हैं वो भी देखेंगे, लेकिन इनका फेज अलग अलग है। क्यों अलग अलग हो गया? इसलिए कि ये डिस्टेंस ने अलग कवर किया, ये डिस्टेंस अलग कवर किया। डिस्टेंस अलग कवर करने की वजह से उनका फेज अलग हो गया। तो क्या आप लोग मुझे फेज डिफरेंस बता सकते हैं? फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस पढ़ा था हम लोगों ने, नहीं पढ़ा था?
क्या कहते थे, फाई। तो क्या आएगा फेज डिफरेंस? अरे यार एक में से दूसरे को घटा दो, फेज डिफरेंस आ गया, ठीक है ना। खाली x1 माइनस x2 नहीं है। तो अच्छा किस में से किसको घटाएं, चलो पहले तो ये बताओ। हमें देखने में ही पता चल रहा है ये वाला हमारा डिस्टेंस x1 बड़ा है, x2 छोटा है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो, ठीक है ना। तो इस वाले में से इसको घटा दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस के x1 माइनस ओमेगा टी प्लस के x2 हो गया। तो ओमेगा टी से तो ओमेगा टी कट जाएगा माइनस साइन आते ही, और इसमें से क्या हो जाएगा, ये तो के x1 है ना, तो के x1 के ब्रैकेट में x1 माइनस x2 हो गया, हो गया। और x1 माइनस x2 को अगर मैं लिख दूं के डेल्टा x, तो के डेल्टा x क्या हो जाएगा, वो सॉरी डेल्टा x क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2। हाँ, क्या नाम दें इसको, तो पाथ डिफरेंस। दोनों ने कितना पाथ कवर किया, उसमें क्या डिफरेंस है वो आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, यही सब यूज होना है आगे। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, पाथ डिफरेंस। क्लियर होगी बात, पाथ डिफरेंस। तो लिख लीजिए इसको। तो मैं अगर फाई के लिए फिर से यहां पर लिखूं, एक कलर अलग बना करके, तो क्या लिख सकता हूं, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स, और के किसके बराबर है, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। और डेल्टा एक्स क्या था, डेल्टा एक्स इज पाथ डिफरेंस। बस हो गया, चलो वेरी गुड। अब मैं जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लूं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अगर इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो ये फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का रिलेशन हो गया। ये फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, इनका आपस में रिलेशन हो, ठीक है। चले नेक्स्ट पेज पे, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हमें इनको कैसे ऐड करना होता है, वेक्टोरियली ऐड करना होता है, ठीक है ना। यही तो हमने पढ़ा, सुपरपोजिशन में क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड को जैसे वेक्टर्स को हम लोग ऐड करते थे वैसे ऐड करना है। तो हमें इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो जरा निकालिए, वाई नेट, वाई नेट को मैं वाई रिजल्टेंट लिख दूं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन, नो ऑब्जेक्शन, y1 प्लस y2, ठीक है। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, बोलिए, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए चलिए पहले पूरी इक्वेशन ही लिख देते हैं। तो यही लिखते हैं, इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1 प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस के x2, ठीक है।
अब देखिए रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं वेक्टर का, जिसको नहीं आता वो भी देख लें। और हम लोगों ने एसी के अंदर पढ़ा भी था, फेज बारे, फेज डिफरेंस और फेज सब पढ़ा था ना, है आरसी सर्किट, एलसी सर्किट, एलसीआर सर्किट में सब पढ़ा था। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि जो हमारा फेज है, जो छोटा वाला है, चलिए ऐसा करते हैं, पहले एक वेक्टर हमने बना लिया, ये A2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? A2 को। ठीक है, ये सेकंड वाली वेव का एम्पलीट्यूड बता रहा है। तो A1 जो वेव होगी वो कहां पर होगी, कुछ गैस लगा सकते हैं? वो यहां पर होगी। ऐसा क्यों है सर, यहां पे क्यों होगी? इसलिए होगी, मैंने इसको फाई मान लिया। दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? फाई। एक वेव का एम्पलीट्यूड A1 है, तो फाई दूरी पे, फाई एंगल पे दूसरा बना दिए, बन गया दो वेक्टर। अब इन्हीं को जोड़ना है बस। कैसे जोड़ोगे? ऐसे ही जोड़ोगे ना, वेक्टर फॉर्म में जोड़ना है। तो इसका एम्पलीट्यूड के बराबर आपने जो भी एम्पलीट्यूड दिया होगा उसके बराबर एक वेक्टर बनाएंगे, वो इसी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन बनाएंगे। अब दूसरी जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड कितने के साइज का, मैग्नीट्यूड के बराबर का जो है दूसरा वेक्टर बनाना है, लेकिन किस एंगल पे बनाना है? जो फेज डिफरेंस है उसी एंगल पे बनाइए, ठीक है ना। तो ये A1 हो गया बस। तो दो वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं, ऐड कैसे करते हैं? A square plus B square plus 2AB cos theta, मतलब यहाँ पे हम यहाँ पे पैरेललोग्राम बना लेते हैं। इसके पैरेलल यहाँ पे एक लाइन बनाई, इसके पैरेलल यहाँ पे एक लाइन बनाई, बन गई। अब क्या किया, अब यहां से इसको मिला दिया। ये है वेक्टर बनाने का तरीका। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये A रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट, इसको कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ। फिर से बता रहा हूं, पहले हमने क्या किया, कोई सा भी एक वेक्टर लिया, एम्पलीट्यूड के बराबर हमने वो वेक्टर बना लिया एक्स डायरेक्शन। आपको प्रॉब्लम है एक्स डायरेक्शन का, आप वाई डायरेक्शन में बना लो, ठीक है। दूसरा वेक्टर कहां पे बनाना है, जितना उन दोनों के अंदर फेज डिफरेंस है। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस क्या था, फाई। तो मैंने क्या किया, फाई दूरी पे दूसरा वेक्टर बना दिया, और दूसरा वेक्टर बनाने के बाद पैरेललोग्राम से उसका रिजल्टेंट निकाल दिया, ठीक है, सिंपल। तो ये हो गया हमारा फाई पूरा एंगल। कितना हो गया, फाई, ठीक। अब इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, बोलो। इसका मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, याद है जो बता रहे थे, यस। क्या होता है, इसको भी स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, A1 का स्क्वायर प्लस
A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इंटू कॉस और दोनों के बीच का एंगल फाई। ये किसी भी दो वेक्टर के रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला है। अब ये सब आपको याद रहना चाहिए, इसके अलावा कोई हल नहीं है। ठीक है। एक और फॉर्मूला था क्या, रिजल्टेंट और इसके बीच में, एक वेक्टर के बीच में जो एंगल है, सपोज ये एंगल थीटा है, इस एंगल थीटा की वैल्यू कैसे निकाली थी, ये भी हमने ड्राइव किया था वेक्टर के अंदर। tan थीटा इज इक्वल टू, बोलिए, A1 साइन फाई अपॉन, बोलिए, A2 प्लस A1 cos फाई, ये फॉर्मूला। ठीक है। ये रिजल्टेंट वेक्टर और कोई भी जो एक वेक्टर लिया है उनके बीच एंगल कैसे निकाला जाता है उसका ये फॉर्मूला है। तो ये बहुत कम यूज होता है, लेकिन ये तो 10वीं बार यूज होता है, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला तो सभी को याद रहता है। बोलो, क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए, तो अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अगर मैं वाई आर लिखूं तो क्या हो जाएगा, वाई आर इज इक्वल टू, बोलिए, ए आर साइन, उसके बाद क्या आएगा, ओमेगा टी प्लस के x2 प्लस x2 प्लस क्या आएगा, रिजल्टेंट के लिए लिख रहे हैं ना, तो रिजल्टेंट जो x2 वाली वेव है उससे कितना आ गया, थीटा आ गया, तो प्लस थीटा आएगा, फाई नहीं आएगा, ये याद रखना। ठीक है। तो रिजल्टेंट वेव के लिए ये इक्वेशन होगी। ठीक है। ठीक, क्या किया हमने, दो पॉइंट सोर्स थे जो कि क्या थे, कोहेरेंट थे। क्यों कोहेरेंट थे, क्योंकि दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम थी। यहां से पहले सोर्स से यहां ये जो वेव पहुंची उसके लिए ये इक्वेशन है, इसने डिस्टेंस x1 चला, यहां पे ये इक्वेशन है, वेव पहुंची, इसने डिस्टेंस x2 चला, x2 इज लेस देन x1 है। ठीक है। तो हमने क्या किया, बाकी ये सब किया, तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए क्या किया, इन दोनों के फेज को माइनस कर दिया, लेकिन बड़े वाले में से छोटे वाले में माइनस किया। तो यहाँ पे ये फेज जो है वो डिफरेंस और साथ में जो डेल्टा एक्स आया वो पाथ डिफरेंस है, उनका रिलेशन आया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या किया हमने, नेक्स्ट हमने उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल लिया। कैसे निकाला, ये फॉर्मूले दोनों वेक्टर के हमने, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में ऐड करना है तो उससे हमने निकाला। अब रिजल्टेंट का एंगल क्या है वो हमने थीटा मान लिया, उसको कैसे निकालते हैं उसके लिए ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, थीटा। ठीक है। साइन का फाई रख दो, पूरा एंगल दोनों के बीच का, यहाँ कॉस का फाई रख दो और a1 a2 की वैल्यू दी हुई वो रख दो, थीटा आ गया।
अब इसी रिजल्टेंट के लिए जब इक्वेशन लिखनी होगी तो ये इक्वेशन लिख देंगे। पहले वाली जो है, पहले वाला जो हमारी वेव के लिए जो वेक्टर है उससे थीटा एंगल पे है तो प्लस थीटा कर दिया, ठीक है ना। नीचे की तरफ होता तो माइनस करता। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए, वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए कि कोहेरेंट सोर्स लेने से हमें फायदा क्या हुआ? ओमेगा टी सेम हो गया तो कोहेरेंट हो गया। एडवांटेज पूछ रहा हूं, सोचो क्या फायदा हुआ? पढ़ाई करके क्या फायदा हुआ? सब कुछ नहीं कमेंट हो रहा है। पढ़ाई बहुत अच्छी चीज है। क्या कहना है? कहते हैं पढ़ाई बहुत अच्छी थी, वही हमने का रिकॉर्ड। नहीं, कुछ समझ में आया क्या कोहेरेंट सोर्स लेने से फायदा हुआ? देखो, चलो मैं बताता हूँ। कोहेरेंट सोर्स लेने से फायदा ये हुआ कि पार्टिकल जहां था वहीं लटक गया। नहीं समझ में आया? इसे आगे आ देखो, इसीलिए गया है। चीज को बताओ, क्योंकि वो भी ऊपर नीचे कर रहा है, ये भी ऊपर नीचे कर रहा, तो बीच में रह गया। तो ऐसे ही था। इसका मतलब लटक गया मतलब जहां पर एक पोजीशन पे इन दोनों ने इसको पहुंचा दिया वो वहीं पे फिक्स हो गया। समझ गए भाई? एक फोर्स लगा 10 न्यूटन का इधर, 5 न्यूटन का इधर, नेक्स्ट फोर्स क्या हो गया? 5 न्यूटन। 5 न्यूटन जितना स्प्रिंग को खींच सकती थी उतना खींचा। अब स्प्रिंग अगर 5 न्यूटन ही का फोर्स कंटिन्यू लग रहा है तो क्या होगा? वहीं की वहीं रुकी रहेगी ना। तो इसी तरीके से जो पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट करता अगर खाली एक वेव होती तो अब क्या हो जाएगा? ये यहीं का यहीं फिक्स हो जाएगा। कोहेरेंट सोर्स का ये एडवांटेज है, ठीक है। क्योंकि ये जितना दबाना है इसको नीचे की तरफ, इसको उतना ऊपर उठाना है, तो ये बिल्कुल यही पोजीशन इसकी सेम रहेगी, फिक्स रहेगी, ठीक है। एम्पलीट्यूड जो रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा पार्टिकल का। मान लो 1 मिलीमीटर उसने ऊपर की तरफ मूव किया तो वो 1 मिलीमीटर पे टंगा रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा ऊपर गया फिर नीचे आया। एक वेव होती तो ऊपर नीचे जाता है, 2 वेव हो गई या 3 हो गई या 4 हो गई तो उसका एम्पलीट्यूड जहां पर है वो फिक्स हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? हाँ, कोहेरेंट सोर्स का ये एडवांटेज है। तो इसको चाहे तो लिख लो। तो यहां से ये बात हमको पता भी चल रही कि देयरफॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ दैट particle at point P will remain constant. The resultant amplitude of particle P will remain constant for coherent source. For coherent source. लिख लिया? अगर कोहेरेंट ना हो तब क्या होगा? सोचो, बदलता है। तब क्या होगा? y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा 1 t प्लस k x1, ठीक है। दूसरे वाले क्या हो जाएगा? y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा 2 t प्लस k x2, ये हो गया। फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा? फाई, जल्दी से लिख के बताओ। ओमेगा 1
माइनस ओमेगा 2 इंटू टी प्लस के x1 माइनस x2। तो क्या हो रहा है इससे बताओ? एंगुलर वेलोसिटी दोनों की चेंज है तो टाइम के साथ दोनों की वैल्यू अलग अलग आना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया? ये तो कांस्टेंट है पाथ डिफरेंस। अब इसका मतलब फेज डिफरेंस जो है ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ध्यान से, ये फेज डिफरेंस टाइम पे डिपेंड करने लगा, और टाइम पे डिपेंड करने लगा तो इसका मतलब क्या हो गया? ये फाई कभी यहां पहुंच जाएगा, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, टाइम के साथ साथ। और जब ये फाई ऐसे ऊपर नीचे जाएगा यानी ये कॉस फाई की वैल्यू चेंज होगी। तो कॉस फाई की वैल्यू चेंज होगी तो कहां से कहां पहुंचेगी बोलो? कॉस फाई की वैल्यू कहां से कहां पहुंचेगी? कॉस फाई की वैल्यू कहां से कहां जाएगी भाई? -1 से लेकर के 0 होते हुए +1 तक जाएगी। जाएगी नहीं जाएगी? चेंज होती रहेगी। आई बात समझ में? तो कोहेरेंट सोर्स लेने से ये एडवांटेज होता है कि एम्पलीट्यूड फिक्स हो जाता है। अभी जब हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सोच रहा था इसी क्लास में शुरू कर देंगे, लेकिन यही लेक्चर पूरा नहीं हुआ। तो उसमें क्या होगा कि 2 जगह से लाइट आ रही है, अब उनका पैटर्न बन रहा है, बीच में ब्राइट फिर ब्लैक फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क। तो अगर वो कोहेरेंट ना हो तो जो ब्राइट बन रही है वही डार्क बन जाएगी, फिर ब्राइट हो जाएगी, फिर डार्क हो जाएगी, तो हमें क्लियर नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर हमारा कोहेरेंट सोर्स है तो एक बार जो ब्राइट बन गई यानी वहां मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है तो वो ब्राइट ही रहेगी, और एक बार जो डार्क बन गई वो डार्क ही रहेगी। ठीक है, तो ये कोहेरेंट सोर्स का एडवांटेज है, इसीलिए कोहेरेंट सोर्स हम लोग लेते हैं। और कोहेरेंट सोर्स लेते हैं तो उसको बनाते कैसे हैं? इसको मैं मिनिमाइज करके कहाँ लिखूं, चलो यहां कर देता हूं। कोहेरेंट सोर्स कैसे बनाए? देखिए, एक टॉर्च ले लीजिए, मान लीजिए टॉर्च ले लिया, ठीक है, और एक लेंस ले लीजिए। कौन सी लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। क्या वो ज्यादा थक गया क्या? चलो छोड़ देते हैं इसके बाद। तो क्या हो जाएगा? ये ऐसे लाइट जाएगी, तो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो गई। अब क्या किया हमने? एक यहाँ स्क्रीन ले ली, यहाँ पे 2 छोटे छोटे छेद कर लिए नन्हे नन्हे। अब ये क्या हो जाएगा? ये S1 हो जाएगा, ये S2 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? हाँ। तो ये हमारा क्या हो गया? ये प्राइमरी सोर्स हो गया, प्राइमरी सोर्स और ये दोनों क्या हो गए? कोहेरेंट सोर्स। S1 एंड S2 आर कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, डायग्राम को बनाना बहुत जरूरी है। कोहेरेंट सोर्स पे मैंने अच्छा खासा टाइम लगा दिया है। तो कोहेरेंट सोर्स होने के लिए क्या जरूरी है? एंगुलर वेलोसिटी सेम होनी चाहिए।
कोहेरेंट सोर्स के लिए एक लाइन और लिख लो, कोहेरेंट सोर्स फेज डिफरेंस, यानी कोहेरेंट सोर्स में जो फेज डिफरेंस है फाई डज नॉट चेंज विथ टाइम, टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। हो गया, बस एक लास्ट लाइन और लिखनी है। अब इतना भी नहीं थक गया होगा, छोड़ दो तुम लोग इतनी आसानी से। क्या इंटेंसिटी के बारे में लिखना है? चलिए यही लिखते हैं, इंटेंसिटी। हाँ, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का पहले तो फॉर्मूला लिखिए, I इज इक्वल टू 2 पाई एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी। इतना लंबा फॉर्मूला, ठीक है। ये हम लोग 11th क्लास में पढ़ा है हम लोगों ने। अब इसमें देखो क्या क्या चीज कांस्टेंट है। कोहेरेंट सोर्स हमने लिया है, जल्दी से 2 पाई कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, मीडियम की डेंसिटी कांस्टेंट, वेव की वेलोसिटी कांस्टेंट, तो सब कांस्टेंट। बचा क्या? खाली एम्पलीट्यूड बचा। तो मैं इन सब की जगह एक कांस्टेंट लिख दूं, मान लिया कांस्टेंट मैंने z लिख दिया, ठीक है। तो बचा क्या? कॉस ए स्क्वायर, ये हो गया आई। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? ए को बोलिए, ए किसके बराबर हो जाएगा? आई अपॉन जेड, या रूट रहने देते हैं, स्क्वायर ही रख देते हैं, ठीक है। बस इतनी सी बात बतानी थी आप लोगों को। तो इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो इस वाले फॉर्मूले में जरा ए स्क्वायर बदल दीजिए, तो यही फॉर्मूला इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला, इसको जल्दी से इसमें ए स्क्वायर की वैल्यू रखो, क्या हो जाएगा? ए आर है, तो ए आर के लिए क्या हो जाएगा? आई आर डिवाइडेड बाय जेड है। ए 1 स्क्वायर है, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा? आई 1 1 और अपॉन जेड प्लस आई 2 अपॉन जेड, ठीक है। प्लस 2 ए 1 क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा सर, रूट कर दीजिए इसको। क्या करना है? रूट आई 1 अपॉन रूट जेड, रूट ए 2 क्या हो जाएगा? आई 2 अपॉन रूट जेड, और बाकी cos फाई का cos फाई रहेगा, ठीक है। तो z से z कट गया। ये देखो रूट z बन जाएगा। तो सब में z है, तो z कॉमन ले लोगे तो इधर वाले z को काट देगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को फाइनल इक्वेशन बदल दो और छुट्टी पाओ। कहाँ लिखा जाए, कहाँ लिखा जाए? चलो यहाँ लिख देता हूँ।
तो क्या हो जाएगा ये, बोलो, आई आर इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 इंटू, इसी में I2 भी लिख देते हैं, इंटू कॉस फाई। इसको मिटा दें, ये जगह हमारी ले रहा है। कॉस, कल का लेक्चर हम लोग यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ डिवाइडेड बाय z, ताकि z जो है वो कंफ्यूज ना हो। चलिए, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। स्टॉप करना है ना, इससे होगा या इससे भी तो होगा? नहीं, उससे तो पॉज हो जाएगा। अच्छा।